नमस्कार मित्रों, मैं शिखा सिंह उपस्थित हूँ फिर से आपके समक्ष अपने YouTube चैनल पहुँच शिखा तक के माध्यम से। साथियों, पिछली कक्षा में हमने शब्द के कुछ भेदों की चर्चा की थी, जिसमें से कुछ शब्द भेद बाकी रह गए थे। तो हम वहीं दोबारा से लौट के आते हैं जहाँ से जानना बाकी रह गया था। अब हम तीसरे शब्द भेद की चर्चा करते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद। दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 3 होते हैं। सबसे पहला हो गया रूढ़। परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते रूढ़ कहलाते हैं। इनका अर्थ सदैव निश्चित होता है और इन्हें विभाजित करने पर शब्द सार्थक नहीं रह जाता, वो निरर्थक हो जाता है। जैसे हमने कहा नीम, आम, हाथ, पैर, मुंह, गेहूं आदि। ये सभी दोस्तों हम अगर इसको विभाजित करें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, ये हमेशा निरर्थक हो जाता है। जैसे नीम हुआ तो नी और म करेंगे तो क्या अर्थ रह जाएगा इसका। ऐसे दूसरा देखते हैं यौगिक, तो इसका अर्थ ही होता है योग से बना हुआ। परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। मित्रों, ये विभाजित करने पर भी हमेशा सार्थक होते हैं, या ऐसे कहें कि अलग अलग होने पर भी शब्द से संबंधित अर्थ जरूर देते हैं। जैसे हमने कहा हिमालय, तो यह शब्द यौगिक है जो हिम और आलय से बना हुआ है, जिसमें हिमालय का भी तो अर्थ होता है, परंतु विभाजित करने पर यहाँ पर हिम और आलय हो गया, लेकिन वो भी तो सार्थक ही है। हिम और आलय मतलब बर्फ का घर। अब अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा विद्यार्थी, पुस्तकालय, प्रश्नोत्तर, छात्रावास आदि, ये सब यौगिक हैं। तीसरा देखते हैं योग रूढ़। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, ये योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया कमल नयन, तो इसका तात्पर्य विष्णु से है, परंतु इन्हें विभाजित करने पर 2 शब्द बनता है, कमल और नयन, जिसका अभिप्राय क्या हो जाता है मित्रों। क्रमशः देखते हैं इसको। जैसे कमल का अर्थ हो गया एक प्रकार का फूल और नयन का अर्थ हो गया नेत्र, तो यहाँ पर विष्णु तो बचा नहीं, तो जिसके नेत्र कमल के समान हो ये अर्थ हो गया, कमल नयन का होता है। तो दोस्तों वो तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी नेत्र कमल के समान हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर यह शब्द केवल विष्णु के लिए कहा गया है। तो ये क्या हुआ, योग रूढ़, मतलब यहाँ पर कोई विशेष अर्थ निकल के आ रहा है। ऐसे ही देखते हैं एक और उदाहरण धनद। धनद का अर्थ होता है कुबेर, परंतु यह 2 शब्दों धन और द से बना है, जिसका अभिप्राय है धन देने वाला। तो धन तो मित्रों कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए वो शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। धनद केवल कुबेर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पंकज हुआ, जलद हुआ, जलज हुआ, तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो योग रूढ़ में आते हैं। अब चौथा देख लेते हैं हम, विकार के आधार पर शब्द भेद। तो दोस्तों इसके भी 2 भेद होते हैं। सबसे पहला हो गया विकारी शब्द। परिभाषा देखते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल एवं पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें मित्रों 4 होते हैं विकारी शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा में देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमने कहा लड़की विद्यालय जाती है, तो इसमें देखिएगा मित्रों ये वाक्य ही लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। मतलब इसमें देखिए, जैसे हमने कहा अब लड़की की जगह लड़का हो सकता है, तो पूरा वाक्य ही बदल जाएगा, जैसे लड़का विद्यालय जाता है। और काल देखते हैं तो लड़का विद्यालय जाएगा या लड़की विद्यालय जाएगी। पुरुष के आधार पे, वचन के आधार पे, जैसे यहाँ पे एक वचन हुआ, अगर बहुवचन होता तो लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसलिए हम इसे विकारी शब्द कहते हैं संज्ञा को। अब दूसरा हुआ सर्वनाम। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने कहा वह पढ़ता है, तो इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। अब वह पढ़ता की जगह मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, मतलब परिवर्तन तो हुआ। ये लिंग, वचन, काल एवं पुरुष के अनुसार यहाँ पे परिवर्तन होता है। क्रिया में भी हो गया ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा तुम हंसते हो,
तो तुम हंसते हो, मैं हंसती हूँ, हम सभी हंसते हैं, आप हंसते हो, मतलब यहाँ भी परिवर्तनशील ही है ये क्रिया। या तुम हंसोगे, मैं हंसूंगा, ये तो काल के अनुसार हो गया परिवर्तन। तो मित्रों हम ये कह सकते हैं कि ये विकारी शब्द है। अब चौथा देखते हैं विशेषण। हमने कहा जैसे बर्फ ठंडा है, तो बर्फ ठंडा है का मतलब यहाँ पे बर्फ है मान लीजिए, लेकिन ठंडा तो परिवर्तनशील है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाय ठंडी है, तो ठंडा का ठंडी हो गया। तो ऐसे जैसे हमने कहा सोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अगर वो ये तो मान लीजिए लिंग के आधार पे हम देख रहे हैं ये पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग होती तो सीमा अच्छी लड़की है। परिवर्तन तो हुआ, इसीलिए हम कहते हैं ये चारों विकारी शब्द में आते हैं। अब अविकारी शब्द देख लेते हैं, दूसरा भेद। तो मित्रों हम यहाँ पे देखते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जिस पर लिंग, पुरुष, काल तथा वचन का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द होते हैं। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा कम, ज्यादा, बहुत, पर्याप्त। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम किसी भी वाक्य में अगर हम यूज करते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं इसको, तो इसका परिवर्तन नहीं होता है, ना लिंग के आधार पे, ना पुरुष, ना काल, ना वचन के आधार पर, ये सेम ही रहते हैं। इसीलिए इसे अविकारी कहते हैं, मतलब ये परिवर्तनशील नहीं है। दूसरा हो गया भेद यहाँ पे संबंध बोधक। तो यहाँ पे देखते हैं तो जैसे से, के लिए, के द्वारा, को, ये सब हो गया। तो हम लोग इसको किसी भी वाक्य में प्रयोग अगर करें इसका, तो ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। तीसरा भेद हो गया समुच्चय बोधक। यहाँ पे और, तथा, या, अथवा, ये सब जो हैं ये भी परिवर्तनशील नहीं है, इसीलिए अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम है विस्मयादि बोधक, मतलब जहाँ पर विस्मय प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो। तो जैसे हमने कहा अरे, वाह, शाबाश, ये सब भी परिवर्तनशील नहीं है, ये हम किसी भी वाक्य में किसी के लिए भी प्रयोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ अविकारी शब्द। अब हम यहाँ पर पूरा देख चुके जितने भी शब्द भेद थे, इसके अलावा हम शब्द शक्तियाँ देख लेते हैं मित्रों। तो देखते हैं कि शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं। सबसे पहला है अभिधा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी भी शब्द का सीधा अर्थ प्रकट हो वह अभिधा है। अभिधा को वाच्यार्थ, प्रथमा तथा मुख्यार्थ भी कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, वह भोजन पकाती है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सीधा अर्थ निकल के आ रहा है, हमको अलग से अर्थ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे सीधा अर्थ निकल के आए वो अभिधा है। दूसरी शब्द शक्ति देखते हैं लक्षणा। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द शक्तियाँ जिसमें शब्द को सुनकर उसका सीधा अर्थ नहीं बल्कि दूसरा अर्थ लिया जाता है उन्हें लक्षणा कहते हैं। इसे द्वितीय या लक्ष्यार्थ भी कहते हैं। थोड़ा सा इसे और स्पष्ट जानने के लिए देखते हैं। जहाँ पर अभिधा में बाधा उत्पन्न हो वहाँ लक्षणा होती है। ये भी थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, अभी इसको ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। अभिधा में बाधा क्या है? तो देखिए अभिधा में क्या हमने देखा था कि वहाँ पे अर्थ सीधा निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब सीधे अर्थ में बाधा। यहाँ पर सीधा अर्थ निकल के नहीं आ रहा है बल्कि उसका कुछ दूसरा अर्थ होता है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे हमने कहा मोहन शेर है, तो इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लगता है कि मोहन सचमुच शेर है? जी नहीं। एक तरफ मोहन आदमी है तो दूसरी तरफ वह जानवर कैसे हो सकता है? तो यही है लक्षणा। और यहाँ पर शेर बहादुर शब्द की प्रतीति कराने के लिए प्रयोग में लाया गया, अर्थात जिस प्रकार शेर बहादुर होता है उसी प्रकार मोहन भी बहादुर है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोहन शेर है वाक्य से सीधा अर्थ नहीं निकल रहा बल्कि इसका दूसरा अर्थ होता है, अतः यही लक्षणा है। तीसरा देखते हैं मित्रों, व्यंजना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ अपना काम समाप्त कर चुकी हों
उसके बाद शब्द का व्यंग्यार्थ निकले तो उसे व्यंजना कहते हैं। इन दोनों शब्द शक्तियों से इसका अर्थ सदैव अलग होता है। देखिएगा दोस्तों, हमने सबसे पहला भेद इसका पढ़ा था अभिधा, तो वहाँ पे जो अर्थ था वो सीधा निकल के आ रहा था, और दूसरा था लक्षणा, वहाँ पे अर्थ सीधा निकल के नहीं आ रहा था बल्कि उसका कुछ दूसरा अर्थ निकल के आ रहा था। लेकिन व्यंजना जो है इसमें ना अभिधा है ना लक्षणा, मतलब यहाँ पे दोनों शब्द शक्तियों का कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। जैसे उदाहरण देख के आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि आज दिन भी रात प्रतीत होता है, तो इसका दूसरा अर्थ अर्थात लक्षणा यह हो सकता है कि आज धूप नहीं है। लेकिन यहीं पर इसका अर्थ समाप्त नहीं होता मित्रों, बल्कि आगे देखते हैं, धूप इसलिए नहीं है क्योंकि आसमान में बादल हैं, और बादल हैं तो बारिश की भी संभावना है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना अर्थ निकल के आया सिर्फ एक वाक्य का। वाक्य क्या था? आज दिन भी रात प्रतीत होता है। मित्रों, ये सभी उदाहरण हमने खुद से तैयार किया है ताकि आप अच्छे से आसान शब्दों में समझ सकें। तो ये थी आज की कक्षा जिसमें हमने शब्द को पूरा किया। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।